मैंने आपको डिबेंचर के रिडेम्पशन के बारे में तो बोल दिया था। रिडीम का मतलब होता है कि पैसे वापस दे देना। फिर हमने कुछ डिफरेंट मेथड्स भी पढ़े थे किस तरह से रिडेम्पशन हो सकता है। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी थी, हमने सीखा था कि कंपनीज को क्या करना होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। ये हमने कल आपको बोला था कि कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। मैंने क्या बोला था आपको कि आपकी बुक के हिसाब से जो मैंने तब देखा था, और ये पहले रूल्स भी थे, 25% ऑफ जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है, एटलीस्ट उतना पैसा आपको प्रॉफिट एंड लॉस से उठा के डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जिसका इंटेंशन ये था कि उसकी वजह से क्या होगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है वो डिविडेंड के फॉर्म में बाहर नहीं जाएंगे, वो कंपनी में ही रहेंगे और उस तरीके से पैसा कंपनी में ब्लॉक रहेगा। फिर एक और रिक्वायरमेंट थी, जितने भी डिबेंचर्स आपके रिडीम होने वाले 31 मार्च को, तो उससे पहले उस साल में आपको वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कहीं पे, जिसको हम डीआरआर इन्वेस्टमेंट बोल रहे थे। अब इसका टेक्स्ट में लेटेस्ट लॉ पढ़ रहा था कि आज की डेट में क्या एग्जैक्टली लॉ है। तो जो आपकी बुक में लिखा है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा चेंज हुआ है वो, अब वो लॉ नहीं रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कंपनीज एक्ट रेगुलेट करता है, कंपनीज एक्ट रेगुलेट करता है कंपनीज को। ये मैंने कंपनीज एक्ट का वो जो रेलिवेंट सेक्शन है वो खोल दिया है। और अगर देखोगे ये मैं किस वेबसाइट पे गया हूँ, मैं एमसीए की वेबसाइट पे गया हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, हमें क्या होती है कंट्रीज में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती है ना, जैसे मिनिस्टर ऑफ यस सर। फाइनेंस है, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है, इसी तरह से मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आ रहे हैं। कॉर्पोरेट क्या होते हैं, कंपनीज होती है, तो कंपनीज को रेगुलेट यस सर। कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो बोल सकते हो उसका हेड कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर निर्मला कौन सा, सीतारमन। निर्मला सीतारमन, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। अब देखो वो डिबेंचर्स के बारे में क्या बोलता है कंपनीज एक्ट, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर मैं उस जगह पे ले जाऊंगा जो हमारे टॉपिक के साथ रिलेवेंट है। कंपनी शैल नॉट इशू सिक्योर डिबेंचर्स अनलेस इट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली चीज, इशू ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स में बी बेड प्रोवाइडेड द डेट ऑफ इट्स रिडेम्पशन शैल नॉट एक्सीड 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो ये पहली लर्निंग है आपके लिए, कंपनी जितने भी डिबेंचर्स इशू करेगी एटलीस्ट कितने साल होने चाहिए, नहीं मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10 साल। पर कुछ कंपनीज है जो 10 साल से ज्यादा कर सकती है, 30 इयर्स तक कर सकती है, वो इन्फ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीजें दी है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं आपको लेने जा रहा हूं। ठीक है, ये पढ़ो, द कंपनी शैल विद द रिक्वायरमेंट विद रिगार्ड टू डीआरआर एंड इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट और सम इन रेस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st March of the next year in accordance with the conditions given below, DRR shall be created out of the profits of the company available for payment of dividend। मतलब कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, डीआरआर में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, और नीचे लिमिट्स दी है कि कितना डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये आप अपनी नोट्स पे नोट कर देना, मैं ये लिंक आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, ये पढ़ लेना एक बार अच्छे से। यस सर। DRR is not required for the debentures issued by all India financial institutions regulated by RBI and banking companies for both public as well as privately placed registered with RBI। अब अगर आप अपनी बुक पे पेज नंबर 9.3 पे आ जाओ, तो उसमें भी उन्होंने लिखा है ये, बट उन्होंने अपडेट नहीं किया, जो आपकी बुक है अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है कि लेटेस्ट कंपनीज एक्ट क्या बोलता है इसके बारे में। बट उन्होंने यहाँ तक जो पुराना था वो तो ठीक है। आप देखो क्या लिखा है आपकी बुक में 9.3 पे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो, अगर या बैंकिंग कंपनी जैसे जेके बैंक है, बाकी कंपनी, अगर ये डिबेंचर्स इशू करेंगे, इनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारा डाउट आ रहा है तुम में से किसी को, सर इनको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत क्यों नहीं है? कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी कानून बनता है, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। अगर उस पर लॉजिक नहीं होता है तो वो एक्ट फेल हो जाएगा, वो पास ही नहीं हो जाएगा। अनलेस अदरवाइज वो आर्टिकल 370 वाला एक्ट है जहां पे कुछ भी चीज बोल के उसको तोड़ देंगे। अदरवाइज कोई भी एक्ट बनता है उसके पीछे लॉजिक होता है। क्या तुम बोल सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनीज को डीआरआर बनाने की जरूरत क्यों नहीं है? अगर वो डिबेंचर इशू करेंगे तो उनको डीआरआर बनाने की जरूरत क्यों नहीं है? जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम बहुत कम है, कोई तुम में से बता पाएगा वो अपने आप को अनम्यूट करे। सर आप अगर ही तुम में खुद से बता किसी को लग दीजिए। रहा है कि, अच्छा चलो मैं बताता हूँ, मैंने क्या बोला था, डीआरआर का रीजन क्या है, ताकि डिविजिबल प्रॉफिट जो डिविडेंड में के थ्रू में बाहर जाएगा वो ब्लॉक रहे और कंपनी में पैसा रहे। अब यस मुझे सर। बताओ, क्या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास पैसे की कमी होगी डीआरआर डिबेंचर देने में? क्योंकि उनका नो काम ही तो सर। पैसा ही होता है। बाकी यस सर। बाकी कंपनीज को क्या होता है, बाकी कंपनीज का पैसा हो सकता है कहाँ पे लगे, एसेट्स वेसेट्स में लगे, हो सकता है उनके पास पैसा ना हो। बट ये तो कैश रिच कंपनीज है, इनके पास तो कैश ही होता है, तो इनके लिए इनके पास कोई बड़ी बात नहीं है कैश एडिट करना, है ना? यस सर। तो तभी जाके इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर इनको बोलेंगे तुम डीआरआर में अपना पैसा ब्लॉक करो फिर जाके उसको इन्वेस्ट करो, तो इनका वो पैसा जिसको लोन की फॉर्म में ज्यादा पैसा कमा के
इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए नुकसान है। और कंपनी बैंक के पास डिबेंचर रिडीम्पशन के लिए पैसा अरेंज करने की कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक के पास पैसा ऑलरेडी होता है। तभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक इसको बोला है आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, आप जितना मर्जी करना होता है आप इशू कर दो, आप रिडीम करो जब मर्जी करना होगा, आपको डीआरआर में इन्वेस्ट करने की जरूरत ना, आपको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है ना फर्दर डीआरआर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपकी बुक में जो लिखा है ना, मैं उसको थोड़ा सा काट लेता हूं ताकि आप इतना याद रखो। आज की डेट में सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी जो है, क्या आप याद रखो, ये मैं सारा शेयर करूंगा, ये तुम लोग पढ़ लेना और मैं आपको बताता हूं उधर। सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी जो है, जो लिस्टेड कंपनीज भी है ना, उनको भी अब डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को डीआरआर बनाने की जरूरत है, और वो भी अब याद रखो 25% नहीं, फॉर अदर अनलिस्टेड कंपनीज। मैं यहां पे नोट इसका इस्तेमाल कर लेता हूं, फॉर अदर अनलिस्टेड कंपनीज, ये पढ़ो यहां पे, फॉर अदर अनलिस्टेड कंपनीज द एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर शैल बी 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है आपको उसका 10% डीआरआर में ट्रांसफर करना है, बस सिर्फ 10%। पहले जो 25% होता है सितंबर 2019 में, शायद तब कश्मीर में फिर लॉकडाउन था, ये अपडेट नहीं कर पाए 2G के चक्कर में, वो अब 25% की जगह 10% हो गया है। पहले लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज दोनों के लिए होता था, अब जाके लिस्टेड कंपनीज को भी बोला तुम्हारी रेपुटेशन तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को ये 10% करना है। क्या तुम लोगों को पता है लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी क्या होता है? क्या किसी को पता है लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है? सर इस स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड कंपनीज है। एग्जैक्टली जो शेयर्स होते हैं ना कंपनी के, अगर आप उनको बेचना खरीदना चाहते हो फिर उसके बाद वंस कंपनी इशू करेगी तो वो स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं, या तो कंपनी के ऑफिस जाके बिकना पड़ेगा, बट कुछ कंपनी चाहती करती क्या है, वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर लिस्ट कराती है और उनके शेयर्स वहां पे बिक जाते हैं, खरीद फरोख होती है। आप देखते हो, आप सुनते हो सेंसेक्स, या आप सुनते हो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सिफ्ट, सेंसेक्स, निफ्टी, ये इन सब की ये जो जितने भी शेयर्स है ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। तो जिन जिन कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब आप उनके शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो स्टॉक एक्सचेंज पे, उनको बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनीज की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, उनके पास फंड्स की कोई जरूरत नहीं है, तो उनको भी बोला है कि तुम्हें डीआरआर में पैसा ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो अनलिस्टेड कंपनीज है, मतलब जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तो बहुत सारी है, हर किसी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होता है। पहले ये बात है, वो सिर्फ पब्लिक कंपनी हो सकती है जो लिस्ट हो सकती है, प्राइवेट कंपनी तो ट्रांसफर ही नहीं कर सकते शेयर, तो वो कभी लिस्टेड नहीं हो सकती है। और पब्लिक में भी बहुत सारी कंपनीज है जो लिस्ट नहीं हो सकते, जो सिर्फ अनलिस्टेड ही है। जो कंपनी के शेयर लिस्टेड है उनको बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज, उनको भी डीआरआर की अब कोई जरूरत नहीं है। अब सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज जो है उनको डीआरआर की जरूरत है। और कुछ कंपनी है जो एनबीएफसीज इसके छोड़ के, जो इस सेक्शन के में आ रही है आरबीआई के, उसके छोड़ के जो बाकी एनबीएफसीज है उनको 10% की जरूरत है। बट आप सिर्फ अभी याद रखो, ऑलमोस्ट क्रक्स ही निकलता है कि आज की डेट में इफेक्टिवली जो अनलिस्टेड कंपनीज है उन्हीं को 10% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का ट्रांसफर करना होता है डीआरआर में। ठीक है, यह आपकी बुक में जो लिखा है वो चेंज हुआ है पिछले एक साल में, जो आपकी बुक में अभी अपडेटेड नहीं है। सिर्फ क्रक्स है अनलिस्टेड कंपनीज को 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। अगर 8 लाख के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है तो 2 लाख के डिबेंचर्स आपको क्या करना है, डीआरआर में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने बोला था कि हर साल आपको डीआरआर इन्वेस्टमेंट में 15% करना है, जो आपको 15% करना है। कब करना है? इट शैल बी, अब किनको है, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को। जिन जिन कंपनीज को डीआरआर बनाना है उन्हीं को तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अनलिस्टेड कंपनी जो आप ये बच गई, इनके ऐसा कंपनीज कवर नहीं था। आइटम ए ऑफ सब क्लॉज 3, तो ये ऐसे पढ़ते हैं, सब क्लॉज 3 आइटम ए। ठीक है, तो इसमें ये आ जाती है एनबीएफसी जो दूसरी वाली होगी, और वो ये और क्लॉज बी और आइटम बी ऑफ सब क्लॉज 4 ऑफ द बी, ये तुम पढ़ लेना, उसका अनलिस्टेड ही निकलता है। या वो एनबीएफसी जो इनमें नहीं आती है, जो बाकी आती है, इट शैल बी ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। तो अगर मैं ऐसे बनाता हूं, ये आपका 30 अप्रैल आएगा, ये 31 मार्च आएगा। ठीक है, तो एक मंथ के अंदर अंदर जितने भी इस साल में आपको रिडीम करने, अगर मैं इसको 31 मार्च करूंगा तो इस साल में जितने भी रिडीम होने हैं, तो जब साल स्टार्ट हो जाएगा तो विद इन 30 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, कितना परसेंट पैसा, कितना परसेंट पैसा, 15% पैसा, 15% पैसा ऑफ व्हाट, जो डिबेंचर्स इस साल रिडीम करने हैं, जो डिबेंचर्स इस साल रिडीम करने हैं उनका 15% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा डीआरआर इन्वेस्टमेंट में। और वो कहां पे करना होता है वो भी इसमें दिया होता है
कि वो कहाँ पे करना होता है। ठीक है, समझ आई बात? यस सर, यस सर। क्या करेक्ट निकला हमें? एज ऑफ डेट ऑलमोस्ट सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज है जिनको 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स क्या करना होता है, क्या करना होता है, रखना ट्रांसफर होता करना है। होता है। कहां पे करना होता है? डीआरआर में। और फिर यस जितने सर। भी डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं उनका 15% उनको क्या करना 15%। पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। बस इतना ही आपको डिबेंचर के बारे में याद रखना है। ये लिंक मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना अगर आपके पास टाइम होगा, अदरवाइज नहीं पढ़ना। और जो समराइज टेबल होगा वो मैं इंशाल्लाह सैटरडे या संडे को नोट बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आ यस सर। जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब कल मैंने आपको बोला था लमसम में कैसे डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, तो बहुत आसान था कि हम जो डीआरआर इन्वेस्टमेंट है उसको बेचते थे और डीआरआर वो डिबेंचर्स को रिडीम करते थे और डीआरआर में जो पैसा बचा हुआ था उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते। आज हम पढ़ेंगे रिडेम्पशन बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट। ड्रॉइंग ऑफ लॉट मतलब क्या है? लमसम में नहीं बल्कि हम पार्शली डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं। अगर हमने 8 लाख के डिबेंचर्स इश्यू कर दिए तो हम क्या करते हैं, 4 साल के लिए सपोज डिबेंचर इश्यू कर दिए तो हर साल हम कितना कितना कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपया रिडीम कर रहे हैं। अब मुझे बता दो अगर हम हर साल 2-2 लाख रुपया रिडीम करेंगे तो इसमें कोई मुश्किल होगा हमें अकाउंटिंग एंट्री करना? नहीं सर। नो हमें सर। क्या करना है, हमें सिर्फ ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज क्या रखनी है हमें, सपोज ये अनलिस्टेड कंपनी है, हम बोलेंगे ये अनलिस्टेड कंपनी है और इसको डीआरआर क्रिएट करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट है, आपको पता नहीं चल रहा है ये अनलिस्टेड क्या है और आपको लगता है कि डीआरआर वाला पॉइंट आ रहा है, तो आप उसको एजम्पशन लिख सकते हो, वी आर एज्यूमिंग इट एज एन अनलिस्टेड कंपनी और वी आर एज्यूमिंग इट एज अ कंपनी जिसको डीआरआर की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, 8 लाख का 10% इसको डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। 8 लाख का 10% इसको डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या करेगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, 8 लाख का 10% 80,000। उसके बाद क्या करेंगे, इस साल अगर मुझे 2 लाख का डिबेंचर रिडीम होना है, मुझे बताओ अमान अगर इस साल मुझे 2 लाख का डिबेंचर रिडीम होना है तो मुझे क्या बोल रहा है कंपनी जैक, भाई 15% जो है वो तो इन्वेस्ट कर ले 15% 2 लाख का। तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट। 2 लाख का 15% कितना हुआ, 30,000 रुपया। 30,000 रुपया मुझे क्या करना पड़ेगा, डीआरआर इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करूंगा, ट्रांसफर डीआरआर करना इन्वेस्टमेंट पड़ेगा। अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वो मुझे 30 अप्रैल तक करना पड़ेगा। 30 अप्रैल तक मुझे वो करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो मैं 30 अप्रैल तक करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, जब यहाँ पे डिबेंचर्स को रिडीम करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और डिबेंचर इन्वेस्टमेंट को पहले यस बेच सर। दूंगा और फिर जाके इस अप्रैल को और डिबेंचर इन्वेस्टमेंट करता। ये मेरी अपनी मर्जी है, मैं चाहे उस डिबेंचर इन्वेस्टमेंट को बेच दूं या नहीं बेच दूं। अगर मुझे लग रहा है फंड्स की कमी है तो मैं बेच दूंगा, नहीं तो मुझे पता है अगले साल भी रिडीम करना है तो मैं उनको रख सकता हूँ। जो क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग क्वेश्चन पे आ जाओ। आपकी बुक पे इलिस्ट्रेशन नंबर 8 जो है उस पे आ जाओ आप सारे। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाओ, हम वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो आपकी बुक अभी 25% ही बोल रही है, तो अब देखते हैं जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक है उन्होंने क्या बोला होगा। मैं कल इसको सर्च करता हूं, अगर नहीं तो आप भी फिर एग्जाम में आपकी मर्जी है। 25 मेरे हिसाब से तो वो पहले ये क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये उतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के इतना लिए। टफ बट नहीं आता आपके है। आगे, हाँ इतना टफ आता नहीं, मैंने भी देखा। अगर आएगा भी तो आप 25% भी ले सकते हो, बट मैंने आपको दिखाया। तो अगर आप 10% लिखोगे ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लिखोगे 10% फिर उसको लिखोगे कि ये अमेंडमेंट है। मैं आपको एक नोट बना के देता हूँ जो आप एग्जाम में लिख देना, अगर ये क्वेश्चन आएगा अच्छा तो ठीक जो है। चेक करेगा उसके भी आंखें खुल जाएंगे, वो बोलेंगे हाँ भाई ऐसा भी हो गया। अदरवाइज जो उसके पास जो आंसर की आएगी उसमें 25% लिखो जो गलत है। ठीक है, 25% अब है ही नहीं कहीं पे, है तो 10% है। तो आप 10% से लेकर आपकी बुक ने 25% से कर दिया है, हम 10% से करेंगे अपने रूल के हिसाब से। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। यस ओसीएम सर। कंपनी इशूड 8,000 डिबेंचर्स, 8,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट फॉर ऑन 1 अप्रैल 2018। तो इसने क्या किया है, पहले टाइमलाइन बनाते हैं। इस चीज की आदत डालो तुम, अकाउंटेंसी में टाइमलाइन जहां बना सकते हो ना वहां पे टाइमलाइन डाला करो, इसमें बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें फ्यूचर में भी अकाउंटेंसी के क्वेश्चन करने। 1 अप्रैल 2018 को इसने क्या किए, 8,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इशू कर दिए। इंटरेस्ट इज पेएबल ईयरली, इंटरेस्ट कब मिलना है, इंटरेस्ट ईयरली। ईयरली मिलना है। और
ऑन 31 जुलाई 2019। तो ये पहला साल आएगा 31/3/2019। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया 31 जुलाई 2019, 31 जुलाई 2019 इसने 2000 डिबेंचर्स को क्या कर दिया रिडीम कर रिडीम दिया। कर दिया। इनने 2000 डिबेंचर्स को क्या कर दिया रिडीम कर दिया। अब हमें क्या करना है इग्नोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को इग्नोर करो, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी है। पास द जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली जर्नल एंट्री कब हो जाएगी सर, पहली एंट्री हो जाएगी 1 अप्रैल 2018 को। अमान बताओ जल्दी जल्दी क्या एंट्री हो जाएगी सर जब बैंक आपने अकाउंट डेबिट डिबेंचर डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट। कितना 8 लाख रुपया। यस सर। उसके बाद क्या करेंगे सर इनको डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर को करेंगे ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर कहां पे अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो 10% डिबेंचर्स। ठीक यस है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट साथ में लिखना चाहिए, आदत डाल दो इसके। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं तो नरेशन आप लिख सकते हो। ठीक है यस सर। बीइंग डिबेंचर्स इशूड, पेन को क्या हो गया बीइंग डिबेंचर्स इशूड। ठीक है यस सर। ये हो गया। उसके बाद आप मुझे क्या बताओ 31 मार्च हो गया, यस सर। 31 मार्च हो गया। ठीक है अब मैं क्या करूंगा 31 मार्च को बताओ क्या करूंगा। डिबेंचर इंटरेस्ट बोला है इसने इग्नोर करो। अगर डिबेंचर इंटरेस्ट होता मैं डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करता। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक या डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। 31 मार्च को क्या करूंगा सर हम डीआरआर में पैसा ट्रांसफर यस करेंगे। सर। कितना पैसा ट्रांसफर 10%। करेंगे 10%। हाँ 10%। 10%। वेरी गुड, ये भी आपको याद रखना है। हम कितना परसेंट करेंगे 10% करेंगे ट्रांसफर। एंट्री बता दो। उजवा कुछ बोल रही है बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो। चलो हम 10% करेंगे। एंट्री बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। लॉस अकाउंट तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितना 8 लाख का 10% कितना होता है 80,000। यस सर। ठीक है आपकी बुक ने 25% किया होगा, क्यों इसने पुराने रूल के हिसाब से कर दिया। हम करेंगे सिर्फ 80,000। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद सर हमने पढ़ा है ये 31 मार्च हो गया तो 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक हमने करना है जो भी इस साल हमें डिबेंचर्स रिडीम करने हैं उनका उनका 15% हमें ट्रांसफर करना होगा, इन्वेस्ट यस करना सर। पड़ेगा। इन्वेस्ट। उनका 15% हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हमें कितने डिबेंचर्स इन्वेस्ट करने हैं सर, हमें 2 लाख का तो रिडीम करना है। तो 2 लाख का 15% कितना होता है सर 30,000 रुपया हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर 30,000 रुपया हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सर 30 अप्रैल को हम क्या करेंगे इन्वेस्ट करेंगे। 30 अप्रैल को हम इन्वेस्ट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डीआरआई बोलते हैं इसको। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना करेंगे सर, जितने डिबेंचर रिडीम करने हैं उनका 15%, वो कितना आता है 30,000। तो यस सर। बैंक 30,000। ठीक है यस सर। उसके बाद क्या होगा रिडीम करना है हमें। रिडीम कब करना है 31 जुलाई को। 31 जुलाई को जब रिडीम करना है तो सबसे पहले क्या करूंगा जो इन्वेस्टमेंट कर दी थी उसको बेच दूंगा। नॉर्मली ये इन्वेस्टमेंट हम एफडी करते हैं बैंक में या कहीं बैंक में जमा करते हैं, तो वहां से क्या करूंगा पैसा वापस निकालूंगा। तो एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। ठीक है यस सर। 30,000 वहां से इन्वेस्ट करके आ गया मेरे पास। और अब क्या करूंगा डिबेंचर्स को खत्म करूंगा। कितने को 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने रिडीम करने हैं 2 लाख। यस सर। तो डिबेंचर होल्डर्स होल्डर अकाउंट। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट 2 लाख और फिर उनको पेमेंट करूंगा। तो एंट्री करूंगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख टू बैंक 2 लाख। ये हो गया। अब मेरे पास अपनी मर्जी है कि अगले साल जब मैं जाऊंगा मेरे डीआरआर की रिक्वायरमेंट कम है। अब मेरे डीआरआर की रिक्वायरमेंट कितनी है 6 लाख इंटू 10% 60,000। तो मैं अगर चाहूंगा तो डीआरआर में जो एक्सेस पैसा बचा है उसको मैं ट्रांसफर करूंगा
जनरल रिजर्व में। अगर चाहूंगा तो ठीक, अगर नहीं तो ज्यादा रखने की ज्यादा रखने में कोई दिक्कत नहीं है लॉ को, बट 10% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी टाइम में। जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उससे 10% कम नहीं होना चाहिए। तो अगले साल जब मैं देखूंगा तो मेरे पास तो 20,000 ज्यादा है, तो मैं चाहूं तो उन डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता हूं, नहीं तो मैं रहने दूंगा। फिर लास्ट में जब सारे डिबेंचर रिडीम करूंगा तब जाकर ट्रांसफर करूंगा। तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ आई बात? यस सर। मुश्किल है क्या? अब देखो आपकी बुक यूज करती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी सही है, वो कोई गलत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ जाएंगे कल परसों में, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको और किन नामों से बोला जाता है और क्या इसका मतलब होता है, इसमें सरप्लस का क्या मतलब होता है। ठीक है, यस सर। अब तुम इलस्ट्रेशन नंबर 9 कर लेना। ठीक है, यस सर। और इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी कर देना। वहां पे इन्होंने क्या बोला है कि आप टीडीएस और डिबेंचर इंटरेस्ट और लॉस को हटा दो, मतलब उसको इग्नोर करो, तो आपके एग्जाम में भी बहुत सिंपल आ जाएंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बट जो मैंने आपको 10% वाला देखा वो आपके लिए एक नॉलेज वाली बात है। ठीक है, यस सर। अब तीसरा चीज है रिडम्पशन का। हमें रिडम्पशन का मतलब क्या है, हमने जो लायबिलिटी डिबेंचर की है कंपनी ने वो खत्म करनी है। यस सर। तो एक तरीका था लमसम में खत्म करो, दूसरा तरीका था पार्शियली करो, और तीसरा तरीका क्या है रिडम्पशन का? रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। उस दिन मैंने आपको बोला था कि डिबेंचर या तो कन्वर्टेबल होते हैं या तो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। अगर कंपनी ने ऐसा डिबेंचर इशू किया कि वो बोले तुम ये डिबेंचर ले लो, 5 साल बाद तुम ये डिबेंचर वापस देना, हम तुम्हें शेयर देंगे, तो उस तरीके से अगर देखा जाएगा तो उस डिबेंचर होल्डर को तो एक लालच मिल जाएगा कि 5 साल बाद वो मालिक बनेगा। बट कंपनी के लिए एक और चीज हो गया, जो डिबेंचर्स है वो क्या हुए? रिडीम। डिबेंचर की लायबिलिटी खत्म होगी। और रिडेम्पशन किस वजह से हो गई? क्या कंपनी का कैश गया? नहीं सर, कंपनी का कैश नहीं गया, बट इट हैपेंड रिडेम्पशन ड्यू टू कन्वर्जन। तो ये भी एक तरीका है रिडेम्पशन का, जिसमें हम डिबेंचर्स को कन्वर्ट करते हैं शेयर्स में। अब मुझे बता, जब डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको हम बैंक के बदले शेयर जा रहे हैं तो उसकी लायबिलिटी हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं और वो हमारे ओनर बनते हैं। इंटरनल इक्विटी, इंटरनल लायबिलिटी से बोलते हैं। और दूसरी बात सर, तब इनको जो शेयर इशू करेंगे वो एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है। तो सपोज इनके डिबेंचर्स की वैल्यू 5 लाख थी और हमने जो शेयर इशू कर दिए एट द रेट 12 कर दिए, तो हम क्या करेंगे? 5 लाख डिवाइड बाय 12, तो निकाल लेंगे कि इनको कितने शेयर्स देने हैं, बाकी पैसा जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो क्या बड़ी बात है वो? क्या वो मुश्किल बात है? क्या वो मुश्किल बात है? नो सर, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। तो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे, हम टाइम क्यों जाया करेंगे? आप इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाओ। आप लोगों के पास बुक है ना, और हम दोनों के पास बुक सेम है। जो मेरे पास बुक है वो आप लोगों के पास भी बुक है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। बाकी लोग अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे मुझे भी लगता है ना कि आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों को भी समझ आ रहा है। जिस तरह से अमान ने अनम्यूट कर दिया है, आप लोग भी अनम्यूट करो। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाओ। Agra Metal Works had rupees 6 lakh 10% debentures of rupees 100 each on 1st April 2019। तो एक कंपनी है आगरा मेटल लिमिटेड, जिनके पास कितने डिबेंचर्स है? 6 लाख के डिबेंचर्स है। These debentures are redeemed by conversion into shares of rupees 10 each in the following manner। पहला एक क्या है? एक मैनर यह है, 3,30,000 डिबेंचर्स redeemed by issue of shares एट द रेट 10% प्रीमियम। तो इन्होंने क्या किया, उसमें से 3,30,000 के डिबेंचर रिडीम कर दिए और उनको जो शेयर्स इशू कर दिए 10% प्रीमियम पे। और जो 2,70,000 के डिबेंचर्स है दे रिडीम कर दिए बाय इशू ऑफ शेयर्स एट पार। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो कुछ भी पूछता है, बट ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। हर डिबेंचर जो भी आप इशू करोगे ना, उनका राइट सेम होगा। ऐसा नहीं कुछ लोगों को आप प्रीमियम पे दोगे और कुछ लोगों को पार पे दोगे, वो पहले ही डिसाइड होता है। एनीवेज, हम बोलते हैं कि 3,30,000 के डिबेंचर्स ऐसे हैं जिनको रिडीम कर दिया है एट। अब मुझे बताओ, जो 2,70,000 के डिबेंचर्स है, जो 2,70,000 के डिबेंचर्स है, इनको कितने शेयर्स दे देंगे? तो ये मुझे बता पाएगा? एक 2,70,000 के डिबेंचर्स है और 3,30,000 के डिबेंचर्स है। इनको मुझे क्या करना है? इनको मैं बोल रहा हूं भाई डिबेंचर्स वापस दे दो। जितने भी ये बंदे हैं, ये सपोज ए कैटेगरी के बंदे हैं, ये बी कैटेगरी के बंदे हैं, इन सबको बोलता हूं भाई ये जो 6 लाख के डिबेंचर्स है ना, वापस दे दो। अब मुझे बताओ, जब सबसे डिबेंचर्स वापस दूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? जब डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट होल्डर्स, तो 10% डिबेंचर्स पहले ये लायबिलिटी खत्म करूंगा।
10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। इनको मैं बोलूंगा बाय वली ड्यू शैलेशन इन डिबेंचर वापस। इन्होंने दे दिया तो मैंने लाइबिलिटी खत्म कर दी, ठीक है। अब इनको लाइन में रखा, इनको मैंने बोला बना इज द लाइन, एक लाइन ए वालों की जिनको मैंने एड पार देना है और दूसरे जिनको मैंने प्रीमियम देना है। अब ये बंदे आ गए, इनके 2,17,000 डिबेंचर्स के थे। अब मैंने इनको शेयर्स देने हैं। मैंने अमान को बोला अमान चला ये मन शेयर्स, मन कहता शेयर दिया कमन ये मन 2,17,000 के है, इनको कितने शेयर्स दोगे तुम। अब सर अमान को मैंने रखा 30,000 ड्यूटी पर। अमान जिनके 2,70,000 शेयर्स है उनको डिबेंचर्स उनको बता दो। सर जिनके 30,000 2,70,000 उनका 27,000 27,000 कैसे 2,70,000 सर डिवाइड बाई 10 10 सर डिवाइड 10 बाय है ना 10 फेस इशू वैल्यू उसका। प्राइस। हाँ फेस वैल्यू, इशू प्राइस, फेस यस वैल्यू सर है एड पार कर दिया तो हम यहाँ पे फॉर्मूला जो बोलते हैं नंबर ऑफ जैसे उसमें नहीं बोला था मैंने वेंडर को यस कितने सर शेयर्स देंगे, वेंडर को कितने डिबेंचर दे, इस तरह इनको कितने इशू शेयर्स देंगे। अमान गलती करने की तो अमान ने बोला सर मनोज 27 शेयर्स, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर तो कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल होता जलज 7 तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे बीइंग 27,000 शेयर्स इशूड एट द रेट ₹10, ठीक है। ईच। अब मुझे बताओ सी पार्ट, एक्चुअली तुम उल्टा कर देना, जो मैंने पहले सिंपल वाला बता दिया। अब ये जो बंदे हैं इनको कितने शेयर्स दूंगा मैं सर 30,000 कैसे, सर ये इनको है ना कितना है उनका है ना 3,30,000 3,30,000 उसको डिवाइड बाई 10 करना है। 11 यस सर 1 रुपए जाएगा डिवाइड बाई इशू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। ₹1, तो इनको इशू प्राइस कितना है ₹11, तो मुझे यस सर 3,30,000 देना है, 3,30,000 यस सर चुकाना है। ₹11 शेयर की वैल्यू है तो 30,000 शेयर मैंने देने, तो इनकी लाइबिलिटी जब खत्म करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा सर, एंट्री करूंगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 3,30,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर्स कितने इशू करूंगा सर, शेयर्स इशू करूंगा 30,000 इंटू 10 यस और सर बाकी पैसा कहां जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो रिजर्व में 1 रुपी। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 30,000 जाएगा, तो इनको मैं 30,000 शेयर दूंगा, उनको 27,000 शेयर दूंगा। इस तरीके से मेरी जो पूरी 6 लाख की लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, तो रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन भी हो गया। अब तुम इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 17 कंप्लीट कर देना। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब हमारा एक लास्ट कंसेप्ट बचता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, परचेज ऑफ डिबेंचर्स, ओन डिबेंचर्स। क्या बचता है हमारा? परचेज ऑफ ओन ओन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स। मैं चाहता हूं मैं आपको एक और क्वेश्चन आज कराऊंगा खुद ही, और कल के लेक्चर में हम परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स करेंगे, क्योंकि मीटिंग 10 मिनट की बची है, तो 10 मिनट में तो ये कंप्लीट होगा नहीं टॉपिक। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा खुद से, क्योंकि मैंने आपको बहुत क्वेश्चन दे दिए, एक क्वेश्चन मैं और खुद से कराऊंगा, और कल हम करेंगे रिडेम्पशन ऑफ बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है। यस सर। आज एक और क्वेश्चन करते हैं। अब तुम लोग आ जाओ, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखता हूं कौन सा है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे आ जाओ। यार ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, बाकी क्वेश्चन प्लीज खुद कर देना, अदरवाइज तुम्हारा गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और कल इंशाल्लाह ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, और उस तरीके से आपके 35 + 15 हो गए 50, 50 और 10 60 मार्क्स आपके 80 में से कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारे सिर्फ 20 मार्क्स बचते हैं, ठीक है। वो पेपर आप लोग भी भूल है। जाना, आपको सिर्फ 70% पढ़ना है, आपको 100% के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यस आपको सर 100% पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ 12th ही पास नहीं करना है, आपको आगे बहुत आगे जाना है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 16 करते हैं। On 1st July 2018, A Limited gave notice of its intention to redeem its outstanding debentures of 4 crore rupee, 11% debentures on January 2019 at 1% and offered the following holders of the following option। क्या बोला इन्होंने? हम जो 4 करोड़ के डिबेंचर्स है इनको रिडीम करेंगे एट द रेट 102%, मतलब डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। यस सर। ठीक, अब इन्होंने क्या ऑप्शन दे दिया? ऑप्शन दे दिया इन्होंने टू अप्लाई द रिडेम्पशन मनी टू सब्सक्राइब फॉर, टू अप्लाई द रिडेम्पशन मनी टू सप्लाई फॉर। कैसे? 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स,
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पता है क्या होता है? ऑफ ₹20 ईच at ₹22.5 per share accepted by the holders of 1,71,00,000 stock। मतलब 4 लाख में से 1,71,000 वाले जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको उन्होंने बोला कि तुम अगर चाहो तो 12% प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हो ऑफ ₹20 ईच, ठीक है। और 12% डिबेंचर स्टॉक ऑफ 96% accepted by the holders of 1,44,000 stock और एक्सेप्ट द रिमेनिंग, क्या मतलब और एक्सेप्ट, एनीवेज आगे पढ़ेंगे। द रिमेनिंग डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड इन नेक्स्ट ईयर। तो बाकी डिबेंचर्स जो है वो रिडीम करेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब मुझे बता दो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ जो ए पार्ट है और जो बी पार्ट है इसकी हमें एंट्री करनी है। जो बाकी डिबेंचर्स बचेंगे उनका हिसाब अगले साल रहेगा, यहां तक समझ आया? यस सर। अब मुझे बताओ, पहले जो डिबेंचर्स का जितने भी शेयर, डिबेंचर्स का लायबिलिटी है वो क्या करूंगा मैं? खत्म करूंगा। खत्म। अब बताओ उसकी एंट्री क्या करेंगे? 11% डिबेंचर्स डेबिट। 11% डिबेंचर्स कितने? फर्स्ट जनवरी 2019। 11% डिबेंचर्स को खत्म करूंगा, कितना? कोई क्यों नहीं बोल रहा मुझे? 11% डिबेंचर्स को खत्म करना है मुझे। कितने डिबेंचर्स? अमान को शायद, अमान का भी नेटवर्क चला गया। कितने डिबेंचर्स? 4 करोड़ के डिबेंचर्स है, बट इसमें से क्या बोल रहा है, जो रेस्ट ऑफ द डिबेंचर्स है वो अगले साल हो जाएंगे, तो उनको मैं अगले साल डिबेंचर ऑर्डर में करूंगा। तो मैं यहां पे जो करूंगा, 1,71,00,000 है मेरे पास, 1,71,00,000 प्लस 1,44,00,000, टोटल 3,15,00,000 के डिबेंचर्स में रिडीम करूंगा इस साल। तो 3,15,00,000 की मैं एंट्री करूंगा। मैं आपकी बुक से थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूं, मैं इतने डिबेंचर्स को इस साल रिडीम कर रहा हूं। अब मुझे बता, इनको मुझे कितना प्रीमियम देना है? इनको मुझे डिबेंचर प्रीमियम देना है 2%। वो मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर किया होगा प्रीमियम और रिडेम्पशन में, जब मैंने इशू की एंट्री होगा तो वो मेरा प्रीमियम है, उसको मैं डेबिट करूंगा। प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, जो इन पे 2% है। ये 3,15,000 समझ आया कैसे आया? ये 3,15,000 है, 1,71,00,000। हाँ बोलो। यस सर, यही इतने ही खाली करने ना रिडीम। हाँ इतने ही सर करने, इतने ही खाली करने ना रिडीम, इसलिए ये अमाउंट आया। हाँ मैं वो नहीं कर रहा हूं जो आपकी बुक कर रही है, ठीक है। तो इन पे 2% मेरा प्रीमियम है, तो उसको मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। यस सर। ये मैंने लाइबिलिटी ऑलरेडी खड़ी की होगी इशू के बगैर, जो मैंने इशू वाले लेक्चर में बोल दिया था। तो यस सर। डिबेंचर होल्डर्स, अब इसको करूंगा मैं प्लस 3,15,00,000, ठीक है। यस सर। कितना आया वो? 3,81,00,000। ये वो डिबेंचर्स है जो इस साल रिडीम हो रहे हैं। अब ये 3,15,00,000 के डिबेंचर्स है, इनमें क्या है अगर मैं ऐसे बताऊंगा, एक वो 171 वाले हैं, 171 वाले हैं, और दूसरा 144 वाले हैं। ये जो 171 वाले हैं, इनको क्या बोला मैंने? इनको मैंने बोला कि तुम क्या करो, तुम प्रेफरेंस शेयर्स ले लो। अब मुझे Yes, बताओ sir. इनको मैं कितने प्रेफरेंस शेयर दूंगा? इनका कितना पैसा है? इनका पैसा है 1,71,00,000, 1,71,00,000 इंटू 102%, 1,71,00,000 है ना। यस सर। 1,71,00,000 है इंटू 1.02। इनका कितना पैसा है? इनका पैसा है 1,74,42,000। कितना पैसा है? तो इनको करूंगा डेबिट। डिबेंचर होल्डर जो इतने हैं इनको क्या करूंगा? सर डेबिट। और इनको क्या दूंगा मैं? इनको दूंगा मैं प्रेफरेंस शेयर्स। क्या दूंगा? प्रेफरेंस शेयर्स। कितने दूंगा? तो 12% प्रेफरेंस, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मुझे बताओ आप कितने इक्विटी ये दूंगा मैं प्रेफरेंस शेयर? इनको मैं कितने प्रेफरेंस शेयर दूंगा? एक प्रेफरेंस शेयर कितने का दूंगा मैं इनको? सर मैं इनको 20 रुपए का शेयर 22.5 में दे रहा हूं, तो डिवाइड बाय क्या करूंगा? 22.5। तो वो आएगा 70। तो वो आएगा, मुझे इनको कितने शेयर देने हैं?
7,75,200 7,75,200 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो मुझे देने कितने, 7,75,200 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। तो उतना जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा 8,55,00,000। ठीक है, यस सर। तो इतना जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। और 775,200 इंटू 2.5 रुपीज जो प्रीमियम का है, ₹19,38,000, वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। 19,38,000 वो कहा जाएगा, वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, तो इनको हमने Yes, बोला sir. कि बाया तुम जैसा मकलो वेसुती पानुन घर। ठीक है, विन बच्चे ये 8 करोड़ 40 लाख रुपए हुए। अब मुझे बताओ ये कितने हैं, ये है 1,44 लाख। 1,40 लाख डिबेंचर, इनको क्या करना है, 1,40 लाख डिबेंचर को क्या देना है, इनको हमने 12% डिबेंचर Yes, देना sir. है एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। तो 4%। इनको मैं कितने दूंगा, तो मैं करूंगा 1,44 लाख, 1,44 लाख डिवाइड बाय 96%। ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। सॉरी नहीं, ये 1,44 नहीं है, ये 1,44 लाख है इंटू 1.02 इतना पैसा है इनका, 146,88,000 है ना। यस। जो दूसरे हैं वो कितने हैं, 146,88,000। तो जो बाकी डिबेंचर होल्डर है जिनका वैल्यू है 146,88,000, इतना वो 144 प्लस 2% जो प्रीमियम है। यस सर। और इनका जो प्रीमियम, अब इनको कितना करूंगा, इनको कितने पे दूंगा, इनको कितने दूंगा, डिवाइड बाय 0.96, डिवाइड बाय 0.96। तो इनको मैं कितने डिबेंचर्स दूंगा, तो 12% डिबेंचर्स। तो डिवाइड बाय 96% करोगे तो 1,53,00,000 के मैं इनको 12% डिबेंचर्स दे दूंगा, 1,53,00,000 के डिबेंचर्स दूंगा। और बाकी जो खर्चा मेरा जाएगा वो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो वो तुम देख लेना, इसको माइनस करके जो फिगर आएगा वो डालूंगा। और उसके बाद जो अगला साल हो जाएगा उसमें जो बाकी डिबेंचर्स मेरे बचे, वो 4 करोड़ में से जो मेरे ये कर दिए थे, 4 करोड़ में से 3,15,000, तो 85 लाख डिबेंचर जो थे वो अगले साल रिडीम करूंगा। तो 85 लाख इंटू 1.02, मीटिंग जल्दी खत्म हो रही है, इंटू 1.02, 86,70,000 के डिबेंचर रिडीम करूंगा मैं अगले साल। तो उनको मैं कैश दे दूंगा। तो 86,70,000 डिबेंचर और उनका पहले प्रीमियम कर देना और फिर जाकर टू बैंक उनका पूरा का पैसा जाएगा। ठीक है, yes, वो एक उनको हम एट पार ही कर रहे हैं तो वो अगले साल की एंट्री हो जाएगी, तो उनको अगले साल ही ट्रांसफर कर देना। ठीक है, इस तरीके से ये बाकी सारे क्वेश्चन करते ना। कल के लेक्चर में हम लास्ट वाला टॉपिक इसका करेंगे, उस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।